10% की तेजी देख चुके हैं हम ऑलरेडी Q1 रिजल्ट्स के बाद। वो काउंटर कैसा लग रहा है और क्या कौन सा काउंटर है जिसमें मौके बन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोफोर्स ऑलरेडी 10% चल चुका है। जी बिल्कुल। अगर पहले मौके कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, वहाँ पे फोकस किया जाए तो मुझे लगता है लीडर्स के साथ बने रहना आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। बाउंस बैक है, बट जिस तरीके का मोमेंटम आईटी में चल रहा है वही कंटिन्यू होगा तो लीडर्स के ऊपर ध्यान रहेगा। तो पहला इन्फोसिस के ऊपर ध्यान ध्यान रहेगा। आज ही उसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्लियर किया है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट जिस तरीके का सेटअप है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट्स पे ऊपर, और जो रैली आ रही है वो सस्टेन होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक इन्फोसिस के ऊपर जरूर फोकस रहेगा। 1080 के आसपास एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड 1160 1180 तक भी ये पोजिशनल मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा, टेक महिंद्रा के ऊपर भी फोकस रहेगा। अभी थोड़ा सा ओवरबॉट है तो करेक्ट बाय ऑन डीप सेल ऑन रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। 1620 1610 सपोर्ट लेवल है और 1590 एक फाइनल सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक 1590 के ऊपर ये ब्रेकआउट सेटअप कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड 1670 1680 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अबाउट कोफोर आपने पूछा था कि काफी प्रॉमिसिंग मोमेंटम आज देखने को मिला है। पहले भी अगर हम देखते हैं ये मंथ में 14-15% तक का रैली देखने को मिला है। आज उसी का एक्सटेंशन देखने को मिला। थोड़ा सा ओवरबॉट है तो जिनके पास है वो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 1600 और 1610 का। मीडियम टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो अप ट्रेंड ही है, कंटिन्यू रहेगा। 1700 प्लस की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा अमोल सर, HUL के भी नतीजे आए हैं। नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट है क्योंकि जो अनुमान था उससे कम रहे हैं नतीजे, जिसके चलते स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो मैनेजमेंट है उसने गाइडेंस तो दी है कि जो उसका मार्केट शेयर है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में रूरल मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में उसके बावजूद स्टॉक में जो गिरावट है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 3% की गिरावट थी, अब करीबन 5.5% डाउन है स्टॉक। जी बिल्कुल, ये मोमेंटम काफी वीक हुआ है। 5.5% तक करेक्ट हुआ है स्टॉक। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तोड़ा है 2100 का, जहाँ पे कंसिस्टेंटली एक कंसोलिडेशन रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिले थे। बट इट इज टू अर्ली टू एनी गेस। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, एक आध दिन का वेट करना चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद इमीडिएट में एक शार्प सेल ऑफ आया है। लेवल के हिसाब से देखूंगा तो 2030 एक फाइनल सपोर्ट लेवल रहेगा। बट जिस तरीके का मोमेंटम है फिलहाल, सेटअप वीक है। मोमेंटम तभी चेंज होगा जब ये स्टॉक वापस से 2120 के ऊपर क्लोज होना चालू हो जाएगा। 2120 के जब तक नीचे है ये वीक सेटअप कंटिन्यू रहेगा। समीर सर, हमने अभी आईटी की बात की थी थोड़ी देर पहले, जब हम आईटी के इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि आईटी पैक चल तो बहुत अच्छा रहा है। तो ओवरऑल आईटी पैक पे आपका क्या नजरिया है? लेकिन ये मैं नॉर्मल आईटी पैक की बात नहीं करी, मैं उन कंपनीज की बात कर रही हूँ जो कंपनीज डेटा सेंटर थीम में इन्वॉल्व हैं, जो कंपनीज अब एआई के चलते, जो इतने समय से हम देख रहे हैं, इसके चलते हमने आईटी सेक्टर पर इतना बड़ा डेंट देखा कि बड़े बड़े स्टॉक्स अपने हाई लेवल से करीबन 50% तक की करेक्शन दिखा चुके हैं और उसके बाद अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं वापस से उन वो स्टॉक्स जो डेटा सेंटर थीम में डील कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो भी कुछ समय पहले अनाउंसमेंट आई थी सेमीकंडक्टर 2.0 के बारे में, सेमीकॉन 2.0 जो सरकार ने लॉन्च किया है, उसके चलते जिन कंपनीज को फायदा होने वाला है, जैसे कि उस दिन भी जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो डिक्सन टेक जो कंपनीज थी, सोना, ये काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जिनमें काफ़ी अच्छा हमने मोमेंटम देखा। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल मोमेंटम है? ये सिर्फ वन टाइम वाला मोमेंटम था या फिर हमें लॉन्ग टर्म में इनमें फ़ायदा होगा? इस स्टोरी को कैसे प्ले कर सकते हैं? तो आपने आंसर तो खुद ही दे दिया है कि ये लॉन्ग टर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म ही फायदा होगा, राइट। आज मैं अनाउंस करूं कि नटवरलाल एंड सन्स इज सेटिंग अप जीरो ब्रोकिंग अकाउंट, तो थोड़ी ऐसे कल के कल सब अकाउंट्स खुलने वाले? नो, इट टेक्स टाइम, राइट। सो सिमिलर सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन इन दिस। कंपनीज विल सेट अप देयर शॉप्स, they will start manufacturing. जो government subsidies benefits मिलेंगे will help them be competitive in the market, will be able to gain some market share. तो all of these activities take time. To expect everything to happen on date of announcement I think is unjustifiable. आप trajectory देखिए, that is more important, right? अगर आपको लगता है कि the data centers in India are going to, now let's split up the two. First, let's talk about अगर आपको लगता है data centers in India are going to be set up more and they're going to start turning profitable sooner rather than later, then it is something that companies that are investing will benefit. मेरा view नहीं है कि that is going to happen, because I think there is a lot of investment happening. It's not going to generate returns anytime immediately.
वी नीड टू सी हाउ दिस होल थिंग प्लेज आउट. ठीक है, सब लोग अभी कॉल लिए कि लेट्स टेक एन इन्वेस्टमेंट एंड इफ दे डू लाइक सम जो यूएस में हुआ अगर इंडिया में होता है तो देन वी स्टैंड टू बेनिफिट. बट वी नीड टू सी हाउ दोस थिंग्स प्ले आउट व्हेन इट कम्स टू द चिप मैन्युफैक्चरिंग. तो companies that are setting up that capacity, which would include something like a CG Power or these various companies, will be 3 years before they can actually generate the revenue and profitability. So I think it's a wait and watch. अगर वो टाइम पे data centers and this AI story is not as aggressive, then they may not even make much money. ये सब investment करके then we need to see whether the demand actually eventually 3 years down the line comes through, right? 2 years down the line. तो we need to see how everything plays out. Already first round में हमें दिख रहा है कि AI में investments थोड़े से debt based आ रहे rather than equity based, which is a little bit of a concern क्योंकि debt means interest repay करने का, principal repay करने का. You cannot go all out gung-ho. Equity में तो कंपनी bankrupt भी हो गई तो ठीक है, equity shareholders का loss होता है, but we can take the risk, right? It's risk capital versus low risk capital. So we are already seeing a bit maybe there. अगर वो slowdown होता है then these at 2 years down the line, even though you're getting the benefits, it may not be beneficial. So that is why you're not seeing these stocks outperform right away. I think people are waiting. People are going to watch the global scenario and then take a call. Because just because I put money today, 3 years later profit आएगा doesn't mean that the company is worth an investment today. बिल्कुल। और इसके लिए मुझे लगता है इंतज़ार ही करना पड़ेगा। यही वजह है कि निवेशक भी इसके टुवर्ड सतर्क नज़रिया ही बरत रहे हैं, क्योंकि चाहे हम इंडिया में देखें चाहे बाहर देखें, टेक स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि एक बार मोमेंटम पकड़ते हैं तो दोबारा एकदम से डाउनसाइड वे में देखने को मिलती है। अमोल सर, कुछ और स्टॉक्स देखिए, एक तो टाइटन देखिए, टाइटन अपने 52 वीक हाई पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन इस वक्त चार्ट्स पर कैसा लग रहा है जी? चलिए, फिलहाल हमारे साथ अमोल सर का कनेक्शन टूट गया है, तो अभी फिलहाल बातचीत सर मेटल पैक पर तब तक बातचीत करते हैं। समीर सर, मेटल पैक इस वक्त कैसा लग रहा है, जो प्राइसेस में हम उतार चढ़ाव लगातार देख रहे हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक का जो भी हाल ही में रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने जो अभी के अगर उतार चढ़ाव जो भी ज़्यादा देखने को मिले उनके चलते उसका रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि उसका असर कंपनी पर पड़े और इतना अच्छा रिजल्ट जितना इस बार हमने देखा उतना अच्छा ना आए रिजल्ट। तो कैसे देख रहे हैं ये जो प्राइजेज़ हैं, चाहे एल्यूमिनियम के प्राइजेज़ हों चाहे बाकी सारी कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ हों, इनका कितना असर देख रहे हैं इस वक्त आप? So that you're taking a call on the commodity price cycle, right? You're not taking call on individual stocks. अगर हमें लगता है कि for example zinc prices will remain firm for the next 2 years, then it makes sense. तो एक बनता है केस की क्योंकि उनकी production बढ़ेगी because of the new capacity that they're putting, the new mining that they're going to be starting. They have a new mine where they're trying to determine कि कितना उनका reserves होएगा and what they'll be able to mine in a year and how much they'll be able to produce. So all of those things will take time. But अगर prices fall होते हैं, then all the story gets called off, right? Because eventually इन कमोडिटीज दो चीज होते हैं, एक कि आप कितना वॉल्यूम करें, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है। एंड जब आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक है या फिर टाटा स्टील है, लार्जली 80% वर्टिकली इंटीग्रेटेड, तो व्हेन प्राइसेस गो अप, क्योंकि आप रॉ मटेरियल से यानी कि माइनिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो पूरा मार्जिन जो आता है वो आप कमा सकते हो। यू आर नॉट अ कन्वर्टर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, JSW Steel, 40% of the capacity is conversion. Iron ore लेते हैं and then they convert it to steel, right? So अगर prices बढ़ते हैं तो iron ore के prices, raw material बढ़ते हैं, तो then their profitability does not increase to the same extent जो 60% बढ़ते हैं. On the reverse side, जब prices गिरते हैं, they stand to benefit क्योंकि they still make their conversion cost versus. So you got to study each company individually. मेरा व्यू है कि हमने historically क्या देखा है, and this is something I've been saying for quite some time. जब भी commodity prices बहुत run होते हैं, the valuation start looking attractive कि they're trading at 6 times, 8 times EV by EBITDA, और अभी volume grow होगा, prices will remain firm. But हमने at that point, what happens is when prices are up, more production comes in, and then eventually the prices come off. वो big prices नीचे आते हैं. So the person when you buy, when the valuation metal sector में attractive लगते हैं, आप कभी भी पैसा नहीं बनाते, क्योंकि valuations look attractive when the commodity prices are up and the cycle is at its peak. And valuations look ridiculously expensive
एंड अनटचेबल जब कमोडिटी साइकिल बॉटम पे है। और हम हमेशा बोलते हैं कि जब आपको लगता है कि साइकिल बॉटम पे है cyclical businesses में, that is the time to invest in these cyclical businesses, because when the cycle turns positive, क्योंकि जब prices बहुत low रहते हैं, many producers go out of the system because they are not able to make even their break even margin on variable cost, so they move out of the system, और वो supply reduction होता है तो prices start moving, and then the companies that are left behind make more money. So for me at this point of time, commodities is an avoid. I'm not denying कि यहाँ से 1 year अच्छा रह सकता है, they can move up, but I don't know when the cycle can turn. What will make it turn? Will there be a global slowdown because of the war impacts that are there, or because consumption slows down? But at this point, investing in commodity counters like Hindustan Zinc, yeah, Tata Steel, pose more of a risk when you look at it from a risk-reward ratio than from the reward point. बिल्कुल, यानी कि इस वक्त कमोडिटी से थोड़ा दूर रहने की सलाह दी जा रही है। चलिए, अमोल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल सर, लॉरस लैब को देखिएगा, लॉरस लैब अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 2.5% की तेजी के साथ, और सिप्ला इस काउंटर में भी अच्छी तेजी है, मैनकाइंड में भी अच्छी तेजी, यानी कि फार्मा पैक में कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो आज काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। एक तो लॉरस लैब पर आपका क्या व्यू है, और दूसरा और कोई काउंटर जो आपको पूरे फार्मा पैक पे पसंद आता है? जी बिल्कुल, ये जो लोरा स्लैब में मोमेंटम है, ये मंथ में अगर मैं देखता हूँ तो 15% का रैली है, और उससे पहले भी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ है, क्योंकि कल एक काफ़ी प्रॉमिसिंग रैली हुआ था, आज उसी का एक्सटेंशन देखने को मिला है। अगर सेटअप काफ़ी प्रॉमिसिंग है, कंसिस्टेंटली स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है, और उसके ऊपर ही हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। तो आइडियल स्ट्रैटेजी लोरा स्लैब में देखता हूँ तो बाय ऑन करेक्शंस, बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। 1650 एक और 1600 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। स्टॉक करेक्ट भी हो सकता है, एक आध इंट्राडे डिप देखने को मिल सकता है, हालांकि वो करेक्शन ही है, ब्रॉडर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। ऑन द हायर साइड ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1800 और 1820 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। 1600 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद ट्रेडर्स उसमें से निकलना शायद पसंद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पीक्स की बात करूंगा तो एक सिप्ला पे ध्यान जा रहा है, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक लॉन्ग करेक्शन खत्म हुआ है, 2 वीक 3 वीक का करेक्शन, उसके बाद रिवर्सल फॉर्मेशन है, और मूविंग एवरेजेस जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 200 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही वो रिवर्सल फॉर्मेशन डेवलप होता हुआ देखने को मिला है। 1400 का एक सपोर्ट रहेगा, वो जब तक मेंटेन है ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 1500 तक भी अपना रैली कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल। अमोल सर, अभी आपने जैसे अभी लॉरस लैब पर हम बातचीत कर रहे थे, लॉरस लैब ने भी अपना आज 52 वीक हाई ही लगाया है। कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज अपना 52 वीक हाई लगाया, जैसे कि E2E नेटवर्क्स, इसके अलावा क्यूपिड, फेडरल बैंक, डिवीज लैब, लेंसकार्ट, ये सब आज 52 वीक हाई पर अपना कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर सर, एक तो इटर्नल और दूसरा स्विगी, ये स्टोरी काफ़ी आजकल चल रही है, क्योंकि रैपिडो भी इस रेस में अपना भाग लेने के लिए तैयार है, फ्लिपकार्ट भी इस रेस में अब आने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये पैक, ये पूरी मार्केट कैसे ग्रो होते हुए देख रहे हैं इसको? सो लेट्स स्विगी और जोमैटो इटर्नल जो है, दे हैव 2 बिजनेस वर्टिकल्स ईच, राइट? वन इज क्विक कॉमर्स और एक है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी में अभी स्टेबलाइजेशन आया है, दे आर ग्रोइंग द टॉप लाइन बाय 20%, उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आ रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल। सो वी थिंक कि वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ शायद कैन मेंटेन फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, एंड दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस में उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी, विल कंटिन्यू टू डू ओके। द प्रॉब्लम लाइज इन द क्विक कॉमर्स, जो आपने भी कहा कि वहां कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है। इट्स नॉट ओनली फ्लिपकार्ट बट Amazon नाउ, जियो, जेप्टो है। इट्स अ 6 player मार्केट, एंड मे बी 1 or 2 बिग बास्केट जैसे है, विच विल प्रोबेबली मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्राई टू कैप्चर दैट, कम बैक इनटू द स्पेस फ्रॉम द टाटा ग्रुप। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जब कंपटीशन हाई रहती है, यू कैन नॉट बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। एंड अगर हम देखें तो इटर्नल की बात करें इन पर्टिकुलर, तो इफ यू सी के टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि they changed their accounting standard from just taking revenue as a percentage of their जो profit वो करती थी, to actual full price sale revenue, and then cost went up because they were holding the inventory in their name. So if we eliminate for that change, I don't think the top line has grown that significantly. Second, अगर आप profitability भी देखें तो उनका other income, that is 375 crores for the quarter,
और प्रॉफिटेबिलिटी वाज 95 crores. अदर इनकम इज बिकॉज उनकी कैश होल्डिंग्स इतनी ज्यादा है. तो एक्चुअली बिजनेस बेसिस पे देखे तो आई डोंट थिंक दैट प्रॉफिटेबल एज ऑफ राइट नाउ. And when you're going to be in continuous expansion mode, आप capital लगाने वाले हैं to set up more stores, more, it is, and you're going to buy more inventory, तो आपका cash flows is not going to be very very great in that period of time. Or to trade at these extremely high valuations don't justify मेरे हिसाब से at this point of time. Index stock है तो many ETFs are forced to buy it because it's part of the lot of people believe कि उनकी operating leverage play out होगी. But retrospect में ही मालूम we will know whether an 800 or 1,000 times valuation multiple was a justified multiple to give a company that is a growth, no doubt. Or are we hoping for too much? दूसरा, अगर मैं आज invest करता हूँ and we believe that all of this positive happens and a fair valuation for these companies could be maybe 100 times earnings. तो यहाँ से मुझे क्या return मिलेगा, right? If I invest today and let's assume that because growth has come 100% in profitability for 3 years, the stock will still trade at 100 times earnings. So where am I going to make money on this stock? So that becomes the second question. और फिर जब आपका बेस भी बढ़ता रहता है, and a lot of these companies, the base has become so large, it becomes difficult to grow at that 100% endlessly, right? I mean, simple case in example, if आपको दूं मैं Trent, at one point Trent was growing top line at 25%, profitability at 80%. So people gave it a 150 times earnings, saying PEG 2 ही है, growth बहुत अच्छी है. But what happened when the base became big and they could not set up the same number of stores that they were before? तो आप 200 stores पे आप 30 स्टोर सेटअप करते हो तो योर 15% स्टोर सेटअप, बट आप 300 पे 30 स्टोर करते हो 10% हो जाता है. सो एज द growth became slower, the PEG started looking expensive and then the stock corrected. और अभी the price is half of where the peak was. People are still not able to justify a buy and the valuation has also come down to 75. तो वही हिसाब से I think Zomato and that is Eternal, Swiggy, we need to see how it plays out. Risk reward again not in my favor at this point of time. ठीक है, everyone will talk about it, market will focus on it क्योंकि new age businesses है, ये excitement है, but from a fundamental justifiable reason investment case नहीं बन रहा है. बिल्कुल, आपने उसकी फंडामेंटल्स तो काफ़ी सही बताए, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है जेनजीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्विक कॉमर्स बिजनेसेस का अभी दौर हो सकता है और थोड़े दिन तक चले. लेकिन हाँ, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात है. देखना होगा कि वो कैसी अर्निंग्स आगे पोस्ट करते हैं, उसी हिसाब से जो रिटर्न्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है. अमोल सर, आपको इटर्नल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? इटर्नल और स्विगी दोनों में से क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? इनफैक्ट दोनों ही अच्छे, काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, बट दो में से एक अगर मुझे चूज करना है तो मैं इटर्नल के साथ जाना चाहूंगा. द रीजन बिहाइंड दैट, काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है. आप डेली चार्ट देखो, आप वीकली चार्ट देखो, वहाँ पे कंसिस्टेंटली हायर लोस फॉर्मेशन इटर्नल में देखने को मिले. जो रैली आ रही है वो सस्टेन होते हुए हमने देखी है. ये वीक में अगर हम देखते हैं तो अराउंड 10% तक का गेन इटर्नल में देखने को मिला है. मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट रहेगा. लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 290 का लेवल आ रहा है. जब तक उसके ऊपर है या ट्रेंड बना रहेगा ऑन द हायर साइड. इमीडिएट में मैं अगर देखता हूँ तो 320 325 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं. बिल्कुल. और सर, आप